तो हमारी आज की मूवी का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसे लिखा है खुशवंत सिंह ने, जो कितने खुश हैं ये तो कोई भी नहीं जानता। तो इनकी एक और फेमस राइटिंग है जो है ट्रेन टू पाकिस्तान, जो इन्होंने इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम पे लिखी थी। तो चलो बिना किसी देरी के अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के नाम से सबसे पहले हमें क्या समझ में आता है? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट का यूजुअली मीनिंग जो होती है पिक्चर, ठीक है। तो क्या हम लोग इस चैप्टर में किसी लेडी की पिक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं? ये तो हमें चैप्टर के साथ ही पता चलेगा। तो चलिए जल्दी से चैप्टर शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमेन. शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. तो राइटर कहते हैं जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो भी सबकी दादी की तरह ही बूढ़ी थी, जैसे सबकी दादियाँ होती हैं बूढ़ी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. ठीक है, तो जो हमारे राइटर हैं वो अपनी दादी को 20 साल से जानते हैं और उन 20 सालों में उन्होंने अपनी दादी को बूढ़ा ही देखा है। लेकिन लोग कहते हैं कि वो एक समय जवान भी थी और सुंदर भी थी और उनके एक हस्बैंड भी थे। पर ये बात राइटर को बिलीव करने के लिए काफ़ी मुश्किल लगती है। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. अब राइटर के दादाजी पे आते हैं। तो उनके दादाजी की एक तस्वीर मेंटल पीस, ड्राइंग रूम में जो मेंटल पीस होता है, मेंटल पीस क्या होता है, ठीक है, पिक्चर और मूवीज में देखना होगा आपने, ड्राइंग रूम के अंदर एक ऐसे चिमनी टाइप वाला एरिया था जब आग वाग जलती रहती है। तो उधर ही उसके ऊपर मेंटल पीस पे दादाजी की तस्वीर टंगी हुई थी, ठीक है। और उसमें दादाजी काफ़ी बूढ़े से लगते थे और ऐसा लगता था कि वो, राइटर को ऐसा लगता था कि वो लगभग 100 साल के तो होंगे ही. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. ठीक है। तो अब लेखक कहते हैं हमारे खुशवंत सिंह कि जो जब वो अपने दादा की तस्वीर को देखते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि इनकी वाइफ और बच्चे कैसे हो सकते हैं, ये तो इतने बूढ़े लगते हैं कि ऐसा लगता है इनके तो सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रंस ही होंगे, ठीक है। तो इस लाइन से ये बताना चाह रहे हैं कि उनको ऐसा लगता था कि वो कितने ज़्यादा बूढ़े हैं. एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थाट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. ठीक है, अब यहाँ पे द थाट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग का मतलब है समथिंग जिस पे विश्वास करना काफ़ी मुश्किल हो, ठीक है। तो लेखक ऐसा कहते हैं कि ये विश्वास करना कि उनकी ग्रैंड मदर भी कभी खूबसूरत और जवान थी, ये काफ़ी मुश्किल है उनके लिए. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. ठीक है, अब जो उनकी दादी वो बताती हैं कि वो बचपन में कैसे खेल खेला करती थी। तो लेकिन अब ये बात सुन के जो जो राइटर हैं उनको ऐसा लगता था कि ये बात झूठी है, जैसे कि वो प्रॉफिट्स हैं, जैसे वो कथाएं सुनाती हैं, लोक कथाएं सुनाती हैं, ये बात भी उन्हीं की तरह एक झूठ जैसी लगती थी उन्हें, क्योंकि वो उनको इतनी बूढ़ी लगती थी. She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had known her, old. So, we were certain she had always old. So, terribly that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. ठीक है, और हमारे राइटर कहते हैं कि जब से भी उन्होंने अपनी दादी को देखा है वो तब से हमेशा से शॉर्ट थी हाइट में और थोड़ी सी मोटी थी और स्लाइटली बेंड झुकी हुई थी, और उनके चेहरे पे खूब सारी झुर्रियाँ थी जो हर जगह थी उनके फेस में. और वो इस बात को लेकर कहते हैं कि वो सर्टेन थे कि वो हमेशा से ऐसी ही रही होंगी, और जब से उन्हें जानते तब से वो ऐसी ही थी. और राइटर कहते हैं कि वो इतनी बूढ़ी थी कि उन्हें लगता था कि अब वो और बूढ़ी हो ही नहीं सकती, इसलिए वो पिछले 20 साल से वैसी की वैसी ही हैं. उन्होंने कहा कि जैसा उन्होंने अपनी दादी को देखा वो प्रीटी तो नहीं थी लेकिन हमेशा से ब्यूटीफुल थी. अब यहाँ पे इस ब्यूटीफुल का मतलब है कि उनका स्वभाव काफ़ी ब्यूटीफुल था. She hobbled about the house in spotless white,
with one hand resting on her wrist to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in इनऑडिबल प्रेयर। ठीक है, तो अब वो, ठीक है, राइटर कहते हैं कि उनकी दादी एक स्पॉटलेस वाइट कलर की साड़ी पहनती थी और उनका चलने का स्टाइल ऐसा था कि वो एक हाथ अपनी कमर पे रखती थी बैलेंस करने के लिए अपने आप को, और दूसरे हाथ में हमेशा बीड्स ऑफ रोजरी यानी कि माला जपती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर प्लेन पकड़ फेस। ठीक है, सिल्वर लॉक्स यहाँ पे उनके बालों को कहा जा रहा है कि जो उनके बाल वाइट थे और सिल्वर जैसे चमकते थे, वो बिखरे रहते थे ओवर उनके पेल पकड़ फेस। पेल यानी कि थोड़ा वाइटिश येलोइश सा फेस, और पकड़ यानी कि चपटा, उनके येलो वाइटिश चपटे फेस पे। ठीक है, और उनकी लिप्स हमेशा चलती रहती थी इनऑडिबल प्रेयर से। ठीक है, हमेशा कोई ना कोई मंत्र जपती रहती थी। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। ठीक है, अब ये जो लाइन है इससे अपनी दादी का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि वो हमेशा शांत स्वभाव की थी, और इसका कंपैरिजन उन्होंने ऐसे करते हुए बताया कि जैसे कि विंटर लैंडस्केप में माउंटेन्स होते हैं और प्योर वाइट सेरेनिटी, इधर उधर स्नो रहती है, पूरा वाइट सीनरी रहती है। फिर आगे आते हैं, माई grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in city, and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said she she said her morning prayer in an monotonous sing song while she bathed and dressed me, in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. ठीक है, अब जो लेखक और उनकी ग्रैंड मदर हैं वो दोनों आपस में काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स टाइप में थे। जो खुशवंत सिंह के पेरेंट्स थे वो उन्हें उन्हें गांव में छोड़ के सिटी में चले गए थे। ठीक है, जिसकी वजह से लेखक और उनकी ग्रैंड मदर साथ में ही रहते थे। उनकी ग्रैंड मदर उन्हें सवेरे उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी, और जब उन्हें तैयार करती थी नहलाती धुलाती थी और खाना पीना उनका तैयार करती थी, तो हमेशा वो एक मोनोटोनस यानी कि गाने की आवाज़ में से गुनगुनाते हुए गाना गाती थी, गुनगुनाते हुए प्रेयर्स गाती थी, और वो ऐसा चाहती थी कि जो खुशवंत सिंह हैं वो भी इसको याद कर लें, लेकिन उन्होंने कभी इसे याद नहीं किया। वो सिर्फ इसको इसलिए सुनते थे क्योंकि उन्हें अपनी दादी की वॉइस पसंद थी, लेकिन कभी भी उन्होंने इसको याद करने का प्रयास नहीं किया। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉज एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, tiny earthen pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. ठीक है, अब उनकी दादी क्या करती थी, उनकी वुडन स्लेट उनको धुल के और प्लास्टर करके येलो चौक से, और साथ में एक इंक पॉट और एक पेन एक बंडल में बांध के उन्हें दे देती थी, जिससे वो स्कूल लेके जाते थे पढ़ने के लिए। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर एंड sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dog. ठीक है, अब वो क्या करती थी, ब्रेकफास्ट के लिए उन्हें एक थिक स्टील चपाती, स्टील माने बासी, एक स्टील चपाती के ऊपर थोड़ा सा बटर घी लगा के और चीनी डाल के, जैसे हो सकता है आपने कभी खाई हो, वैसे लगा के इनको दे देती थी ब्रेकफास्ट में, और उसके बाद कुछ अपने साथ ले चलती थी किस लिए, विलेज के डॉग्स को खिलाने के लिए रास्ते में। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। ठीक है, अब जो राइटर की ग्रैंड मदर है वो हमेशा उनके साथ स्कूल जाती थी क्योंकि जो स्कूल है वो एक टेम्पल से अटैच था। द प्रीस्ट taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in row on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. ठीक है, अब वहाँ पे उनके स्कूल में कैसा सीन रहता था, तो जो उनका स्कूल एक मंदिर से अटैच था, एक टेम्पल से, तो
तो वहाँ पे जो प्रीस्ट थे, पुजारी थे, वो इन लोगों को अल्फ़ाबेट सिखाते थे और प्रेयर सिखाते थे, ठीक है। और जब सारे बच्चे रो में बैठ जाते थे बरामदा के और अल्फ़ाबेट गाते थे या प्रेयर गाते थे, तो उस टाइम पे इनकी ग्रैंड मदर जो है वो टेंपल में स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, जो ग्रंथियाँ होती थी उन्हें पढ़ा करती थी। और जब इनका स्कूल ओवर हो जाता था तो फिर अपनी दादी के साथ ही वापस आते थे, और वापस आते समय जो गांव के कुत्ते रहते थे उनको वही स्टील चपाती जो लेके आते थे उनको खिलाते थे, और वो कुत्ते आपस में लड़ते थे, गुर्राते थे उन चपातीस को खाने के लिए। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. ठीक है, अब कहानी में टर्निंग पॉइंट क्या आता है कि जो इनके पेरेंट्स हैं वो जब एक बार सिटी में सेटल हो जाते हैं तो फिर अब लेखक और उनकी दादी को बुला लेते हैं, और यहाँ से उनकी जो मित्रता थी उसमें बदलाव आ जाता है। हालांकि वो लोग अब भी सेम ही रूम में रहते थे, लेकिन अब ग्रैंड मदर लेखक के साथ स्कूल नहीं आ सकती थी उनके, क्योंकि अब वो एक इंग्लिश स्कूल में जाते थे मोटर बस से, और अब सिटी में जो स्ट्रीट है वहाँ पे डॉग्स भी नहीं थे जिन्हें वो चपाती खिला सकें, तो इसलिए अब उन्होंने जो उनका कोर्ट यार्ड था उनके सिटी हाउस में, वहाँ पे स्पैरोज़ को खिलाना चालू कर दिया। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर फॉर सम टाइम्स. She continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. ठीक है, अब धीरे धीरे साल दर साल बीतते गए और वो लोग एक दूसरे को और कम देखने लगे। कुछ समय के लिए वो उन्हें उठाती थी और उन्हें तैयार करती थी स्कूल के लिए, और जब वो वापस आते थे तो उनसे उनकी दादी पूछती थी कि टीचर ने उन्हें क्या पढ़ाया, और राइटर बताते थे, इंग्लिश वर्ड्स बताते थे और वेस्टर्न साइंस की चीज़ें बताते जो उन्होंने सीखी, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दुनिया गोल है, एट्सेट्रा। तो ये सब उन्हें अनहैप्पी बना देता था। दिस मेड हर अनहैप्पी. शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। ठीक है, अब ये सब सुन के वो काफ़ी दुखी हो जाती थी कि अब वो राइटर को उनके लेसन्स में हेल्प नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये बात सुन के वो काफ़ी दुखी हो जाती हैं कि अब वो राइटर को उनके लेसन्स में हेल्प नहीं कर सकती हैं, और जो चीज़ें वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते थे इस चीज़ों पे वो विश्वास नहीं करती थी, और काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहती थी कि इंग्लिश स्कूल्स में बच्चों को गॉड या फिर स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lewd association. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folks. फिर एक दिन राइटर बताते हैं कि अब उनकी म्यूज़िक लेसन्स भी स्टार्ट हो रहे हैं स्कूल में, और ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं उनकी ग्रैंड मदर, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो म्यूज़िक है वो हार्लट्स और बेगर्स के साथ एसोसिएटेड है, और वो सब जेंटल फोक्स के लिए नहीं है। She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. और इसके बाद उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनके साइलेंस ने उनका डिसअप्रूवल दिखा दिया था कि वो इस बात को लेकर कितनी नाखुश हैं, और इसके बाद से उन्होंने रेयरली राइटर से बात की। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. ठीक है, अब उसके बाद स्कूल हो गया राइटर का, तो उसके बाद वो यूनिवर्सिटी जाने लगे, और जब यूनिवर्सिटी जाने लगे तो उनको एक अलग से रूम दे दिया गया, जिसकी वजह से जो उनके और उनके दादी के बीच की फ्रेंडशिप की एक कॉमन लिंक थी वो स्नैप हो गई, और उनकी ग्रैंड मदर ने अपना सिक्लूजन एक्सेप्ट कर लिया। क्या उनका आइसोलेशन, मतलब उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया बिना किसी कंप्लेन के। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट. She sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. ठीक है, अब वो इसके बाद वो मुश्किल से ही अपना स्पिनिंग व्हील, अपना चरखा छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए, और वो सुबह से शाम तक बस उसी के सामने बैठी रहती थी और प्रेयर्स गाती थी, और सिर्फ आफ्टरनून में रिलैक्स करती थी जब वो स्पैरोज़ को फीड करती थी या खाना देती थी। While she sat in the
veranda, breaking the breads into little bits. Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable beldam of chirpings. Some came and perched on her legs, others on her shoulders. Some even sat on her head. She smiled, but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of डे फॉर हर। ठीक है, तो अब आफ्टरनून में जब वो स्पैरोज़ को खाना देती थी तो उस दौरान वो छोटे छोटे ब्रेड्स के टुकड़े तोड़ती थी और उन्हें स्पैरोज़ को खिलाती थी। और इस सब में 100 ऑफ स्पैरो, कई सारी छोटी छोटी स्पैरोज़ आके वरांदा में कलेक्ट हो जाती थी और वेरिटेबल बेल्ट मतलब नॉइज़ी अप्रो। ठीक है, तो एक शोर टाइप का मच जाता था वरांदा में उनकी चिड़ियों की चहचहाहट से। ठीक है, वो कुछ आके उनके कंधों पे बैठती, उनके पैरों पे बैठती और कुछ तो उनके सर पे भी बैठ जाती और वो इस बात से उनको कभी भगाती ना, गुस्सा ना होती, वो सिर्फ स्माइल करती। और ये उनके दिन के सबसे ज़्यादा खुशहाल समय रहता था उनका। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 hours, and at her age, one could never tell, but my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. ठीक है, तो अब जब उनका यूनिवर्सिटी की भी स्टडीज़ पूरी हो जाती हैं तो वो आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए वो अब्रॉड जाना चाहते हैं कि दूसरी कंट्री में। ठीक है, तो अब राइटर ऐसा सोच रहे थे कि इस ऐसा वो जा रहे हैं तो उनकी ग्रैंडमदर इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट होंगी क्योंकि वो 5 साल के लिए जा रहे हैं। लेकिन उनकी ग्रैंडमदर ने ऐसा कुछ नहीं कहा या फिर ऐसा कुछ नहीं दिखाया। वो तो सेंटिमेंटल भी नहीं थी, वो उन्हें रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आई लेकिन उन्होंने कोई भी इमोशन नहीं दिखाया, फिर कोई बात नहीं की। और राइटर को ये लेकर भी डाउट था कि क्या वो अगली बार आएंगे तो उनकी ग्रैंडमदर उन्हें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। Silently she kissed my forehead, and when I left, I caressed the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. जब वो वहाँ स्टेशन पे छोड़ने आती है राइटर को तब भी उनकी लिप्स सिर्फ प्रेयर में चलती रहती है और उनका माइंड प्रेयर में ही खोया रहता है। उनकी जो उंगलियाँ थी वो उनकी बीट्स माला जपती रहती हैं और वो साइलेंटली राइटर के फोरहेड को चूमती हैं और उनके माथे पे एक नमी का निशान छोड़ देती हैं। और राइटर को ऐसा लगता है कि ये उनके और उनकी ग्रैंडमदर के बीच का लास्ट फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है, बट दैट वाज नॉट सो। आफ्टर 5 years I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब वो 5 साल बाद घर वापस आते हैं तो वैसे ही स्टेशन पे अपनी दादी से मिलते हैं जैसे कि वो पहले दिखती थी और वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिखती हैं। अभी भी उनके पास कुछ भी बोलने का टाइम नहीं था, वो सिर्फ अपने गले लगाती हैं ऑथर को और अपनी प्रेयर्स जपती रहती हैं। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. जब ऑथर लौट के भी आते हैं तब भी उनकी ग्रैंडमदर के दिन का हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या रहता है जब वो स्पैरोज़ को खाना खिलाती हैं थोड़ी फ्रिवलस रिब्यूक्स के साथ। फ्रिवलस रिब्यूक माने जेंटल स्कोल्डिंग, जैसे थोड़ा हम लोग डांटते हैं झटकारते हैं तो जेंटल स्कोल्डिंग्स के साथ। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to. For several hours, she thumbed the sagging skin of dilapidated drum and sang of the homecoming of warrior. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. ठीक है, और शाम में लेकिन अचानक से उनके अंदर एक बदलाव आ जाता है और वो प्रेयर नहीं करती हैं और मोहल्ले की वुमेंस को बुलाती हैं और एक पुराना ड्रम लेती हैं और गाना गाना शुरू कर देती हैं उसको बजा बजा के। ठीक है, और कई घंटों तक वो ऐसा ही करती हैं और उसके बाद गाने गाती हैं कि होम कमिंग ऑफ वॉरियर। ठीक है, जब पुराने समय में जब कोई वॉरियर घर आता था तो जो गाने गाए जाते थे तो ऑथर के वापस लौटने में भी वो वैसे ही गाने गाती हैं और फिर ऑथर और उनके घर वालों को उनको मनाना पड़ता है कि अब रुक जाइए, इससे
तो वैसे ही बूढ़ी हैं तो ज़्यादा गाना गाने से ओवर स्ट्रेन ना हो जाए उन्हें। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और ये पहली बार था कि जब ऑथर ऐसा देखते हैं कि वो प्रेयर नहीं कर रही हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द doctor told us that it would go, but my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of last chapter of her life, she had omitted to prayer. She was not going to waste any more time talking to us. ठीक है, अब अगले सुबह उनको थोड़ा बुखार आ जाता है और एक माइल्ड फीवर ही रहता है, डॉक्टर ऐसा कहते हैं। लेकिन ग्रैंड मदर कुछ अलग ही सोच रही थी। वो कहती हैं कि अब उनका अंत निकट है। वो कहती हैं कि अब क्योंकि उनके जीवन के कुछ ही घंटे बचे हैं तो वो अब अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती हैं, और जो प्रेयर उन्होंने छोड़ी थी अब वो उस प्रेयर को करेंगी। We protested, but she ignored our protest. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. ठीक है, अब जो राइटर उनके घर वाले हैं वो प्रोटेस्ट भी करते हैं इसके अगेंस्ट कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो इन लोगों की बातों को इग्नोर कर देती हैं और आराम से लेट के बेड पे प्रेयर करती रहती हैं और माला जपती हैं। और उसके पहले कि इन लोगों को भनक भी लगती, उनकी लिप्स चलना बंद हो जाती हैं और माला उनके हाथ से गिर जाती है और उनके चेहरे पे एक शांति फैल जाती है और राइटर को पता चल जाता है कि उनकी दादी नहीं रहीं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. ठीक है, अब जैसे कि कस्टम है तो वैसे ही उनको बेड से उठाते हैं और और ग्राउंड पे लिटा के रेड श्राउड कफन से लाल कपड़े से ढक देते हैं। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. ठीक है, तो अब कुछ आवर तक वो लोग, कुछ घंटों तक वो लोग शोक मनाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं उनके फ्यूनरल की अरेंजमेंट्स करने के लिए। शाम के समय वो लोग एक स्ट्रेचर लेके आते हैं जिससे कि वो उनको ले जा सकें उनके अंतिम संस्कार के लिए। अब शाम के समय जो सूर्य वो ढल रहा था और जिससे उनके जो कमरा है वो जल रहा था सूर्य की गोल्डन लाइट से। जैसे कि जब शाम होती है तो ऑरेंजेस सी लाइट आती है तो उससे उनका कमरा चमक रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ इन द कोर्ट यार्ड ऑल ओवर द veranda and in her room right up to where she lay dead and stiff. Wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. We felt sorry for the birds and my mother fed some bread for them. ठीक है, तो अब वो लोग जा रहे थे तो हाफ वे कोर्ट, ठीक है, तो जब राइटर जा रहे थे तो कोर्ट यार्ड में रुकते हैं आधे रास्ते में और देखते हैं कि जो उनके रूम में देखते हैं कि वहाँ पे वो लेटी हुई हैं उस रेड श्राउड में रैप, और उनके रूम के सामने कोर्ट यार्ड में हज़ारों की तादाद में जो स्पैरोज़ हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन आज वो चहचहा नहीं रहे, आज वो एकदम शांत हैं। और ऐसा देख के राइटर को बुरा लगता है उन बर्ड्स के लिए, तो उनकी जो मदर हैं वो कुछ ब्रेड्स के टुकड़े ला के वैसे ही तोड़ के डाल देती हैं जैसे उनकी ग्रैंड मदर डाला करती थी। शी ब्रोक इट into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. ठीक है, लेकिन जो वो ब्रेड्स डालती हैं छोटे छोटे टुकड़े, लेकिन वो स्पैरोज़ उनको खाती तक नहीं है, और जब ग्रैंड मदर के शव को ले जाते हैं वैसे ही स्पैरोज़ भी चली जाती हैं और अगले मॉर्निंग जो स्वीपर है वो उन ब्रेड्स को डस्टबिन में डालता है। यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर ओवर। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।